गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तीसरा विषय, इसके पहले आपने भूगोल पढ़ा था, इतिहास पढ़ा था, अब पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय है परस्पर निर्भरता। बच्चों, आप लोगों को पता है परस्पर निर्भरता किसे कहते हैं? शायद हाँ या ना, है ना। परस्पर निर्भरता का अर्थ होता है हम जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे हम बोलते हैं परस्पर निर्भरता। मतलब हम अपनी विभिन्न सारी आवश्यकताएं, हमारी एक ही आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। जब तक वह जीवित होता है तब तक उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और वो अपनी विभिन्न सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। आपको पता होगा कि घर में जितने भी काम होते हैं, है ना, हम घर में रहते हैं, घर में हमको खाना मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, है ना, नहाने के लिए साबुन मिलता है, हर एक चीज़। तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिलता है? आपके माता पिता से। लेकिन आपके माता पिता कहाँ से लाते हैं इस चीज़ को? जब कोई दूसरा बनाता है तभी तो हमको वो चीज़ प्राप्त होता है। इसलिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। समाज में सारे व्यक्तियों का काम अलग अलग रूप में बटा हुआ है ना। अभी का ही नहीं, अभी तो हम आधुनिक युग में जीते हैं, लेकिन हम प्राचीन काल से भी देखते आ रहे हैं कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें व्यक्तियों को जाति के अनुसार, उनकी जो जातियां होती थी, जाति के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन किया गया था। और ये कार्य उनके ऐसे होते थे जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते थे, है ना। तो इसी प्रकार से आज आधुनिक युग में हम हैं, तो हमारी आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं। हर आवश्यकताओं के पीछे किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी पुस्तक में इसमें पहला अध्याय में परस्पर निर्भरता में एक छोटी सी कहानी दी हुई है। वो कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है मंगल एक ऐसा व्यक्ति था जो समुद्री यात्रा करता था। समुद्री यात्रा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आपने, वो व्यापार करने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह ऐसे जाकर वो व्यापार करता था। किसके माध्यम से जाता था? वो समुद्र जलयान के माध्यम से। उसी प्रकार से ये नाविक था, ये मंगल था जो समुद्री यात्रा करता था। और समुद्र यात्रा करते समय वो जब समुद्र यात्रा में गया तो समुद्र के बीच या समुद्र से बीचों बीच से आगे निकल गया। आगे निकलने के बाद उसकी जलयान में कुछ खराबी होने के कारण या जलयान में लड़खड़ा जाने के कारण से वो जलयान वहीं डूब गया। और डूबने के कारण से उस जलयान में जितने भी यात्री थे वे सारे लोग डूब गए, किंतु मंगल, जिसको तैरने आता था, वो तैरकर एक ऐसे जगह में पहुंचा जहां पर कोई नहीं दिखा उसे। किंतु वो अपनी जान बचाने के लिए उस स्थान पर पहुंचा जो एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू था। वो टापू में न तो गांव नजर आया, ना तो कोई लोग नजर आए, और ना ही किसी दूर तक का वो देखा तो कोई भी व्यक्ति तो उसकी मदद के लिए आता, वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मंगल बहुत सोचने लग गया कि ये बीचों बीच में ऐसा कौन सा स्थान है जो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वहाँ पर इसलिए कोई नहीं था क्योंकि वो समुद्र के बीच में था और वो एक छोटा सा टापू था। तो मंगल वहाँ पर
परेशान होकर बैठ गया। तो धीरे धीरे वह घूमने लग गया वहीं आसपास। उसे पेड़ पौधे दिखाई दिए, वहाँ पर का कंदमूल फल खाकर वो अपना जीवन बिताने लग गया। धीरे धीरे वो 1 हफ्ता हुआ, फिर 2 हफ्ता हुआ, फिर उसके बाद मंगल चिड़चिड़ा सा हो गया। अकेले रह रहकर बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। वो बीमार रहने लग गया और उसके कपड़े भी फट गए और वह व्यक्ति एकदम नीरस मतलब उदास रहने लग गया। उसी समय एक समुद्र में छोटा सा जलयान आता हुआ दिखाई दिया। उस समय जब मंगल ने उस जलयान को देखा तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और उसने उस जलयान को रोकने की कोशिश की। उसने रोकने के लिए उसने अपने शर्ट को निकाला जो फट चुका था और एक बड़े से लकड़ी पर उस शर्ट को बांध दिया और बांधकर उस जलयान के तरफ इशारा किया। इशारा करने से उस जलयान में जो बैठे हुए यात्री थे वे लोग सोचे कि कोई मुसीबत में है, उसकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए समुद्र से वे जलयान को वहाँ से वो टापू की ओर लाने लगे। जब टापू में पहुँचे उन्होंने मंगल को देखा और मंगल से उस बारे में पूछा। उसने मंगल ने सारी घटनाओं के बारे में उन लोगों को बताया। जब उन लोगों को बताया तो उसकी वो जलयान में जो बैठे हुए यात्री थे मंगल की सहायता किए, उसे वहां से लेकर चले गए। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वो धीरे धीरे समाज में रहकर सारे लोगों से मिलता है, बात करने का ढंग सीखता है ना, जीवन में आगे बढ़ने का ढंग सीखता है। तो ये एक चीज़ तो ये है कि हर एक मतलब उसके जीवन के विकास, उसके आगे बढ़ने में हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ यहाँ पर वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। हम देखते हैं ना, हम घर में रहते हैं, घर में भी हम सारे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमारे आसपास के लोग हैं वे लोग भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समाज है, समाज में भी सारे लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार से पूरा देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है ना। तो वही चीज़ आज हम इस कहानी के माध्यम से पढ़े हैं। अब देखते हैं कि हम अपने घर में या हमारी कौन सी आवश्यकताएं है। समाज में तो हम रहते हैं, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। सभी का कार्य अलग अलग होता है और अलग अलग रहने के कारण से वे लोग सब एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए बताऊं मैं कि लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में सिर में जो बाल थे, वो इतने बढ़ गए कि नाव नहीं मिला। नाव जो बाल काटने वाला नाई है और वो भी हमारी आवश्यकता है। बाल काटने वाला भी हमारी आवश्यकता है कि समय पर हमारे बाल नहीं कटते हैं तो बाल बड़े हो जाएंगे, है ना। तो समाज में हर व्यक्ति, जैसे देखेंगे माता पिता के ऊपर हम निर्भर होते हैं क्योंकि माता पिता हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारा इलाज करने के लिए डॉक्टर होता है ताकि हम ठीक हो सके, है ना। अब देखते हैं शिक्षक। जब हम बड़े होते हैं, विद्यालय जाते हैं तो हमको शिक्षा देने के लिए शिक्षक होते हैं, वो भी हमारी आवश्यकताएं हैं। उसके बाद है किसान जो हमारे लिए अनाज का उत्पादन करता है। अगर सोचा जाए कि अगर किसान ना हो, किसान अगर अपना काम ना करे तो क्या होगा। आज हम जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं, है ना,
चावल, दाल, सब्जी, हर एक चीज़ जो हमारे भरण पोषण के लिए आवश्यक है, वो चीज़ का उत्पादन कौन करते हैं? किसान। किसान हमारे जीवन की महत्वपूर्ण, एक तरफ से देखा जाए तो वो अंग कहलाएगा कि हाँ, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में जो चीज़ की आवश्यकता है, खास करके व्यक्ति को और कोई चीज़ ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन भोजन मिलना आवश्यक है। इसलिए किसान भी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि किसान जब अनाज उगाता है, उस अनाज से हम अपना भोजन करते हैं, है कि ना। फिर उसके बाद है इसमें दुकानदार है, लोहार है, सुनार है, नाई है, दर्जी है, और सारे लोग हैं जो कुम्हार है। तो ये सारे लोगों का काम भी अलग अलग होता है, और वे जो चीज़ बनाते हैं, वे चीज़ों की आवश्यकता हमको होती है, तो हम भी उस चीज़ों का उपयोग करते हैं। समाज में हर व्यक्ति अपनी आर्थिक क्रिया को बनाए रखने के लिए, मतलब अपने भरण पोषण के लिए वो आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया को बनाए रखने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, और उसी से ये देश भी चलता है, पूरा विश्व चलता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे हर एक राज्य, चाहे या फिर हर एक देश अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करता है, ताकि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? आपको मालूम है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु इस प्रकार ऐसी है कि वहाँ पर धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन तो बहुत अधिक होता है, लेकिन और चीज वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता। तब भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कैसे करते हैं? ये हमारे यहाँ जो चीज का उत्पादन होता है, उसको हम दूसरे राज्य में भेजते हैं जहाँ पर उन चीजों का उत्पादन नहीं होता, और वहाँ जो उत्पादन होता है उन चीजों को हम यहाँ पर मंगवाते हैं, आयात करते हैं, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राज्य से, कुछ राज्य हैं, क्योंकि भारत में तो 29 राज्य है, और 29 राज्य के आधार पर आपको जब भूगोल पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे कि भारत की जलवायु के आधार पर हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, और वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ पर वस्तुओं का भी जो उत्पादन होता है, या कृषि होती है, या पशुपालन होता है, तो हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार से होता है। तो वहाँ की जलवायु जिस प्रकार की होगी, वहाँ पर जिस प्रकार का खनिज पदार्थ निकलेगा, तो उसी प्रकार से वहाँ पर अनाज का उत्पादन होगा, उसी प्रकार से वहाँ पर उद्योग धंधे होंगे और वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो हम कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं इसमें, जिसमें आपको देखोगे किन किन चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ राज्य में मतलब आयात करवाते हैं। यहाँ पर देखोगे महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई के पास, वहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। आपको मालूम है खनिज तेल किसे कहते हैं? वही खनिज तेल जिसको हम भूमि के अंदर से निकालते हैं, और उसको जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे मट्टी तेल है, ग्रीस है, पेट्रोल है, ये चीज़ हमको उससे प्राप्त होते हैं, है ना। डीजल है और दवाइयाँ हैं, ये महाराष्ट्र राज्य से मंगाया जाता है। उसी प्रकार से गुजरात से खाद्य तेल, तंबाकू है, नमक है, कपड़ा है, ये चीज़ें मंगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश से शक्कर मंगाया जाता है। क्यों मंगाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अधिक होती है,
और इसलिए वहाँ पर शक्कर का कारखाना बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसलिए वहाँ से हम शक्कर मंगवाते हैं। फिर जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ठंडा इलाका है। ठंडा इसलिए है क्योंकि वहाँ हिमालय पर्वत के तलहटी क्षेत्रों में बसा हुआ है, इसलिए, है ना। तो वहाँ पर देखेंगे भेड़ पालन किया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होता है, तो वहाँ से हम ऊनी वस्त्र मंगाते हैं। और वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होने के कारण से कुछ ऐसे फल होते हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाते, उन फलों का भी आयात यहाँ पर किया जाता है। चाय, जो आप सुबह उठते हैं, जब मुंह हाथ धोकर या फिर नहाकर आपको चाय की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। और ये चाय हमको कहाँ से प्राप्त होता है? असम की जलवायु चाय उत्पादन के लिए बहुत अच्छी जलवायु है वहाँ पर। और वहाँ एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ उस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए चाय का उत्पादन भी वहाँ पर अधिक होता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वहाँ की जलवायु चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए चाय का उत्पादन असम राज्य में बहुत अधिक होता है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के हर एक राज्य में इसका निर्यात होता है ना। अब देखते हैं इसमें केरल है, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बसा हुआ है। दक्षिण क्षेत्र, भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, ये अपने आप में एक विशेषता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और ये तीनों तरफ समुद्र के घिरे होने के कारण से यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में केले का उत्पादन, नारियल का उत्पादन, सुपारी का उत्पादन, मसालों का उत्पादन किया जाता है, जो हमारे राज्य में संभव नहीं है। इसलिए हम केरल से इन वस्तुओं को मंगाते हैं ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। और उसी प्रकार से देखेंगे कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ विशेष चीज़ों का उत्पादन होता है, उन वस्तुओं का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं होता, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन राज्यों से उन वस्तुओं को मंगाते हैं। और हमारे राज्य में जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, वो वस्तुएं हम निर्यात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी से हमारे राज्य में व्यापार संभव होता है कि हाँ, हमारी जो आर्थिक स्थिति है इसी से सुधार होता है कि अधिक उत्पादन हुआ, वहाँ पर आर्थिक लाभ अच्छा हुआ, तो वहाँ के लोगों का जीवन भी अच्छा रहता है। तो हर एक राज्य की जलवायु के अनुसार से यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का उत्पादन तो किया जाता है, और सारे लोगों को एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का मौका भी मिलता है, और उनका सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर में सुधार होता है। तो बच्चों, परस्पर निर्भरता का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा कि परस्पर निर्भरता हम किसको कहते हैं। परस्पर निर्भरता, जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे हम परस्पर निर्भरता कहते हैं। ठीक है, तो आप किन किन लोगों के ऊपर निर्भर हो, आप एक सूची बनाएंगे और सूची में सारे लोगों का नाम लिखेंगे, और उन लोगों से आपको क्या चीज़, कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये उस सूची में आप लिखकर रखोगे, कॉपी में उसको बनाओगे। ठीक है, अब देखते हैं इसी में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है आपके पाठ में, जो पीछे में प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर आपको अगले क्लास में मिलेगा, जिसको आप A4 साइज की कॉपी 200 पेज की कॉपी में लिखेंगे। और जब पाठ का क्वेश्चन प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो ये साफ सुथरे ढंग से और बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखोगे, सुंदर अक्षरों में लिखोगे,
पाठ का शीर्षक भी स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न उत्तर का क्रमांक सही होना चाहिए। जब एक प्रश्न खत्म होता है तो उस पर लाइन खींचोगे। काफ़ी बिल्कुल साफ सुथरी सुंदर तरीके से इसको बनाओगे। ठीक है, थैंक यू।